Hello, students. Good morning. Welcome back to all of you in the online class of social study. Students, अपना जो लास्ट चैप्टर था नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो अपना टुडे आज का जो चैप्टर है वो है क्लॉथिंग ए सोशल हिस्ट्री, पहनावा और उसका एक सामाजिक इतिहास। क्योंकि जो क्लॉथिंग भी थी वो 19th और 20th सेंचुरी में और आज में उसमें क्या रहा, बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहा, डिफ्रेंशिएशन उसके अंदर रहा। तो क्लॉथिंग एक सामाजिक इतिहास, पहनावे का एक सामाजिक इतिहास। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए इसका। आफ्टर द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के बाद द कॉलोनाइजेशन ऑफ most of the world by Europe, the spread of democratic ideals and the growth of an industrial society completely changed the way in which people thought about dress and its meaning. 19वीं शताब्दी के बाद में यूरोप से जो औपनिवेशीकरण जो होता था वो बंद हो गया और जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं वो फैले, इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी थी उसमें वृद्धि हुई। तो कम्प्लीटली चेंज द वे इन विच पीपल थॉट अबाउट ड्रेस एंड इट्स मीनिंग। तो 19वीं शताब्दी के बाद में लोगों की जो सोच थी कपड़ों के बारे में, पहनावे के बारे में सोचने की या पहनावे को क्या मानते थे वो पूर्णतः क्या हो गई थी, बदल गई थी। 19th सेंचुरी के बाद में क्लॉथिंग को लेकर के जो थॉट एक सोसाइटी की होती थी वो क्या हो गई, कम्प्लीटली चेंज हो गई थी। पीपल कुड यूज स्टाइल्स, अब लोग क्या कर सकते थे, स्टाइल्स यूज कर सकते थे एंड मटेरियल्स दैट वर ड्रॉवन फ्रॉम अदर कल्चर्स एंड लोकेशंस, दूसरे कल्चर से जो पहनावे के जो मटेरियल थे वो लिए जा सकते थे, यूज किए जा सकते थे। एंड वेस्टर्न ड्रेस स्टाइल फॉर मैन वर अडॉप्ट वर्ल्ड वाइड, और जो मेंस थे उनके जो वेस्टर्न ड्रेस स्टाइल थी, पाश्चात्य जो शैली थी पुरुषों की ड्रेस पहनने की, वो वैश्विक स्तर पर एडॉप्ट की गई, स्वीकार की गई, लोगों ने उनका अनुसरण करना शुरू किया। देखिए सेकंड जो है सैंक्चुअरी लॉज एंड सोशल हायरार्की, ये सामाजिक वंशानुक्रम या परिधान संहिताएं, जिनको सैंक्चुअरी लॉज कहा जाता है, परिधान संहिताएं थी, कुछ कानून थे परिधान के, कपड़ों को पहनने के। तो उसके बारे में देखिए, इन मिडवेल यूरोप, मध्य युगीन यूरोप में ड्रेस कोड्स वर समटाइम्स इम्पोज्ड अपॉन मेंबर्स और डिफरेंट लेयर्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के विभिन्न वर्गों के ऊपर ड्रेस कोड्स क्या किए गए, इम्पोज किए गए, लागू किए गए कभी कभी, through actual laws which were spelled out in some detail from about 1294 to the time of the French Revolution in 1789। 1294 से लेकर के फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुई थी 1789 में, तब तक लोगों के ऊपर अलग अलग समय में परिधान संहिताएं, कपड़े पहनने के लिए कोड्स थे, वो इम्पोज किए गए, ड्रेस कोड उनके ऊपर लागू किए गए। द पीपल ऑफ फ्रांस वर एक्सपेक्टेड टू स्ट्रिक्टली फॉलो व्हाट वर नॉन एज सैंक्चुअरी लॉज, और जो फ्रांस के लोग थे उनको स्ट्रिक्टली क्या करना होता था, इन लॉज को, इन परिधान संहिताओं को का पालन करना पड़ता था। The laws tried to control the behavior of those considered social inferiors, जिनका निम्न सामाजिक स्तर समझा जाता था, जो लोग सामाजिक स्तर में निम्न समझे जाते थे, उनको उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए भी ये जो लॉ थे वो बनाए गए थे, कंट्रोल करने के लिए। प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम वेयरिंग सर्टेन क्लॉथेज, कंज्यूमिंग सर्टेन फूड्स एंड बेवरेज,
यूजुअली दिस रेफर टू अल्कोहल एंड हंटिंग गेम इन सर्टेन एरियाज, यानी उन लोगों को रोका गया कुछ विशेष प्रकार के कपड़े पहनने से, कुछ विशेष प्रकार का भोजन खरीदने से, कुछ विशेष प्रकार के पेय पदार्थ खरीदने से, कंज्यूम करने से या उपभोग करने से उनको रोका गया। जैसे बेवरेज के अंदर दिया है तो अल्कोहल दिया है कि जो सोशली इन्फीरियर जो पीपल थे वो पीने के लिए अल्कोहल का यूज नहीं कर सकते थे, अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकते थे। कुछ सर्टेन एरियाज थे वहाँ पर वो हंटिंग गेम्स नहीं कर सकते थे। इन मिडवेल फ्रांस, मध्य युगीन फ्रांस में द आइटम्स ऑफ क्लोथिंग ए पर्सन कुड परचेज पर ईयर वॉज रेगुलेटेड, यानी एक व्यक्ति प्रति वर्ष जो कपड़े खरीद सकते थे, खरीदना चाहता था उनको भी रेगुलेट किया जाता था। नॉट ओनली बाय इनकम बट आल्सो बाय सोशल रैंक, इनकम के आधार पर रेगुलेट नहीं किया जाता था, सोशल रैंक के आधार पर, सामाजिक जो रैंक होती थी उस रैंक के आधार पर, सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर उनके जो कपड़े परचेज होते थे पर ईयर उनको रेगुलेट किया जाता था। द मटेरियल टू बी यूज्ड फॉर क्लॉथिंग वॉज ऑल्सो लीगली प्रेस्क्राइब्ड, और जो मटेरियल यूज होता था कपड़ों को बनाने के लिए वो भी कानूनी क्या किया जाता था, प्रेस्क्राइब किया जाता था। ओनली रॉयल्टी कुड वियर एक्सपेंसिव, जैसे जो शाही परिवार थे वो ही केवल पहन सकते थे महंगे मटेरियल्स लाइक एरमाइन एंड फर और सिल्क, वेलवेट और ब्रोकेट, इस प्रकार के जो महंगे कपड़े थे वो केवल शाही परिवार पहन सकते थे, ये कानून था, ये नियम था। फ्रॉम नाउ ऑन, तब से both men and women began wearing clothing that was loose and comfortable, लोगों ने वो कपड़े पहनने शुरू कर दिए जो लूज थे और कंफर्टेबल थे। द कलर ऑफ फ्रांस ब्लू, वाइट एंड रेड बिकेम पॉपुलर, फ्रांस के अंदर जो कलर पॉपुलर हो गए वो कौन से थे, ब्लू, वाइट एंड रेड थे। एज दे वर साइन ऑफ द पैट्रियटिक सिटीजन, क्योंकि रेड, ब्लू और वाइट जो कलर थे उनको किसका सिंबल माना जाता था, एक पैट्रियटिक सिटीजन का सिंबल माना जाता था, एक देशभक्त राष्ट्रभक्त नागरिक का सिंबल माना जाता था। द अदर पॉलिटिकल सिम्बल्स टू बिकेम ए पार्ट ऑफ ड्रेस, दूसरे पॉलिटिकल जो सिंबल्स थे वो भी पार्ट ऑफ ड्रेस बन गए। द रेड कैप ऑफ लिबर्टी, जैसे मुक्ति का जो सिंबल बना वो रेड कैप बन गई। लॉन्ग ट्राउजर्स एंड द रिवॉल्वरी कॉकेड ये हैट होती थी, राउंड हैट वो होती थी, पिन्ड ऑन ए हैट। द सिंप्लिसिटी ऑफ क्लॉथिंग वॉज मेंट टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ इक्वलिटी, और जो सिंप्लिसिटी क्लॉथिंग होती थी, जो साधारण पहनावा होता था वो इसलिए मेंट टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ इक्वलिटी, वो समानता का जो विचार है वो एक्सप्रेस करने के लिए पहना जाता था। अब देखिए क्लॉथिंग एंड नोशंस ऑफ ब्यूटी, यानी पहनावा और सौंदर्य विचार। द एंड ऑफ सैंक्चुअरी लॉज, जैसे ही ये परिधान संहिताएं जो थी वो बंद हुई, उनका अंत हुआ, डिड नॉट मीन दैट एवरीवन इन यूरोपियन सोसाइटीज़ कुड नाउ ड्रेस इन द सेम वे, उसका मतलब ये नहीं था कि जैसे ही सैंक्चुअरी लॉज समाप्त हुए, परिधान संहिताएं समाप्त हुई, तो उसका अर्थ ये नहीं था कि अब यूरोप के अंदर समाज के प्रत्येक समाज ने एक तरीके से ड्रेस पहनना शुरू कर दिया। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो फ्रांस की क्रांति थी, हैड रेज्ड द क्वेश्चन ऑफ इक्वलिटी एंड एंडेड एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज, जो कुलीन विशेषाधिकार मिलते थे उनको समाप्त करना, और जो क्वेश्चन ऑफ इक्वलिटी है उसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर उठाया गया, समानता का जो पर्सन है उसको उठाया गया। एज वेल एज द लॉज दैट मेंटेन दौर प्रिविलेज, और ऐसे कानून जो सबके द्वारा, ऐसे कोई विशेषाधिकार नहीं हो, ऐसे लॉज बने जाएं जो जिसके अंदर कोई कुलीन वर्ग के लिए विशेष अधिकार न हो।
स्टाइल्स ऑफ क्लोथिंग आल्सो एम्फेसाइज्ड डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन। कपड़ों की जो स्टाइल्स थी उनके ऊपर भी एम्फेसाइज किया गया। मैन और वुमेन के जो कपड़े थे उनके डिफरेंसेस को भी एम्फेसाइज किया गया। वुमेन इन विक्टोरियन इंग्लैंड वर ग्रूम्ड फ्रॉम चाइल्डहुड टू बी डोसिल एंड ड्यूटीफुल, सबमिसिव एंड ओबीडियंट। यानी जो विक्टोरियन एज थी इंग्लैंड के अंदर, उस समय महिलाओं को ड्यूटीफुल और ओबीडियंट समझा जाता था, यानी महिला को ड्यूटीफुल और ओबीडियंट ही होना चाहिए। द आइडल वुमन वॉज वन हु कुड बियर पेन एंड सफरिंग। आदर्श महिला उसको माना जाता था जो पेन और सफरिंग बियर कर सकती थी, सहन कर सकती थी। While men were expected to be serious, strong, independent and aggressive, जबकि मैन को क्या माना जाता था कि वो सीरियस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और एग्रेसिव होना चाहिए, आक्रामक होना चाहिए। वुमेन वर सीन एज फ्रिवलस, डेलिकेट्स, पैसिव एंड डॉलिस। यानी महिलाओं को मुलायम और कोमलता की जो संज्ञा थी वो प्रदान की जाती थी, उनको पैसिव माना जाता था। नॉर्म्स ऑफ क्लोथिंग रिफ्लेक्टेड दीज आइडियल्स। और जो कपड़ों को पहनने के जो नॉर्म्स थे वो उसके अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं। फ्रॉम चाइल्डहुड, जैसे बचपन में गर्ल्स वर टाइटली लेस्ड अप एंड ड्रेस्ड इन स्टेज, यानी उनको टाइट कपड़े पहनाए जाते थे बचपन में बालिकाओं को। द एफर्ट वॉज टू रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ देयर बॉडीज। और इसका मतलब ये था उनकी बॉडी की ग्रोथ को क्या किया जाए, रोका जाए। कंटेन देम विद इन स्मॉल मोल्ड्स, यानी उन्हें छोटे सांचे में रखा जाए, डाला जाए। व्हेन स्लाइटली ओल्डर, जब थोड़ी बड़ी हो जाती थी, गर्ल्स हैड टू वियर टाइट फिटिंग क्लोथेज। बड़ी होने के बाद में भी उन्हें टाइट फिटिंग क्लोथेज ही पहनने पड़ते थे। अब इस प्रकार के जो क्लोथिंग थी, पहनावा था, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ। हाउ डिड वुमेन रिएक्ट टू दीज नॉर्म्स। जब ये नियम थे तो उनके खिलाफ जो वुमेन थी, महिलाएं थी, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। मैनी वुमेन बिलीव्ड इन द आइडियल्स ऑफ वुमनहुड। अधिकांश महिलाएं अपने स्त्रीत्व के जो आदर्श हैं उन्हीं में विश्वास करती हैं। द आइडल्स वर इन द एयर दे ब्रेथ्ड। वो आइडल्स जो हवा में, जिस हवा में वो श्वास लेती हैं। द लिटरेचर दे लीड, जिस साहित्य को वो पढ़ती हैं। द एजुकेशन दे हैड रिसीव्ड, जो शिक्षा वो प्राप्त करती हैं एट स्कूल एंड एट होम, घर और स्कूल में। फ्रॉम चाइल्डहुड दे ग्रू अप टू बिलीव दैट हैविंग ए स्मॉल वेस्ट वॉज ए वुमनली ड्यूटी। तो उनको शुरुआत से ये पढ़ाया जाता था कि जो स्मॉल वेस्ट है, क्यों टाइट कपड़े पहना करके, तो स्मॉल जो वेस्ट होना क्या थी, एक वुमनली ड्यूटी थी, उनका कर्तव्य था। सफरिंग पेन वॉज एसेंशियल टू बीइंग ए वुमन, कि पीड़ा को सहन करना एक महिला होने के लिए एसेंशियल था, अनिवार्य था। टू बी सीन एज अट्रैक्टिव, टू बी वुमनली, आकर्षक दिखाई देना, टू बी वुमनली था उनके लिए। दे हैड टू वियर द कॉरेस्ट, उन्हें कॉरेस्ट पहनना पड़ता था, कॉर्सेट पहनना पड़ता था। बट नॉट एवरी वन एक्सेप्टेड दीज वैल्यूज एज द सफरेज मूवमेंट डेवलप्ड। लेकिन प्रत्येक ने इन वैल्यूज को स्वीकार नहीं किया, प्रत्येक महिला ने। जैसे ही एज द सफरेज मूवमेंट डेवलप्ड हुआ, जैसे सफरेज मूवमेंट आंदोलन शुरू हुआ, विकसित हुआ, मैनी बिगेन कैंपेनिंग, अनेक कैंपेन शुरू हो गए फॉर ड्रेस रिफॉर्म, ड्रेस सुधार के लिए। वीमेंस मैगजीन्स डिस्क्राइब्ड, वीमेन महिलाओं के लिए जो पत्रिकाएं होती थी उन्होंने डिस्क्राइब किया हाउ टाइट ड्रेसेज एंड कॉर्सेट्स कॉज्ड डिफॉर्मेटीज एंड इलनेस अमंग गर्ल्स। की टाइट ड्रेस है वो महिलाओं के शरीर में किस प्रकार से विकृति और बीमारी पैदा कर रही है। सच क्लॉथिंग रेस्ट्रिक्ट बॉडी ग्रोथ एंड हैम्पर्ड ब्लड सर्कुलेशन, ऐसा जो पहनावा है वो बॉडी ग्रोथ को रोक रहा है और जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको हैम्पर कर रहा है। मसल्स रिमेन अंडर डेवलप्ड, जो मसल्स हैं वो भी क्या रहती हैं, अंडर
डेवलप्ड रहती हैं एंड द स्पाइन गॉट बेंट, और जो स्पाइन होती है वो भी क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है, मुड़ जाती है। डॉक्टर्स ने भी रिपोर्ट की दैट मैनी वीमेन वर रेगुलरली कंप्लेनिंग ऑफ एक्यूट वीकनेस, यानी पूर्ण कमजोरी की, फॉर फेल्ट लैंग्विड एंड फेंटेड फ्रीक्वेंटली, बार बार बेहोश हो जाना, कमजोरी की शिकायतें डॉक्टरों के पास महिलाओं की तरफ से बार बार आई हैं, तो डॉक्टरों ने भी ये रिपोर्ट किए। यानी पहनावा है वो बॉडी को इफेक्ट करता है। कोर्सेट देन बिकेम नेसेसरी टू होल्ड अप द वीकेंड स्पाइन, और जो कमज़ोर स्पाइन होती थी उसको कमज़ोर करने का कार्य किसने किया था, कोर्सेट ने किया था। इन अमेरिका में ट्रेडिशनल फेमिनिक क्लॉथेज वर क्रिटिसाइज्ड ऑन ए वेराइटी ऑफ ग्राउंड्स, जो ट्रेडिशनल फेमिनिक क्लॉथेज थे उनको क्रिटिसाइज किया गया था। लॉन्ग स्कर्ट्स, इट वाज सेड, कहा जाता था, स्वेप्ट द ग्राउंड एंड कलेक्टेड फिल्थ एंड डर्ट्स, कि जो लॉन्ग स्कर्ट था वो क्या करता है, ग्राउंड को टच करता है, फिल्थ और डर्ट क्या करता है, वो कलेक्ट कर लेता है। दिस कॉज इलनेस, इससे बीमारियां पैदा होती हैं। द स्कर्ट्स वर वॉल्यूमिनस एंड डिफ़िकल्ट टू हैंडल, और उस स्कर्ट को संभालना भी क्या होता है, मुश्किल होता है। दे हेम्पर्ड मूवमेंट एंड प्रिवेंटेड वुमन फ्रॉम वर्किंग एंड अर्निंग, और इस प्रकार के जो कपड़े होते हैं वो महिलाओं को कार्य करने में या कमाने से क्या करते हैं, रोकते हैं, उनको हेम्पर करते हैं उस समय, क्योंकि बड़े परिधान हैं तो उनको संभाला नहीं जा सकता। In the 1870s, the National Women Suffrage Association, headed by Mistress Stanton, and the American Women Suffrage Association, dominated by Lucy Stone, both campaigned for dress reform। दोनों ने मिस्ट्रेस स्टेटन और अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन, जो कि लूसी स्टोन के द्वारा शुरू किया गया, दोनों ने ड्रेस रिफॉर्म कैंपेन शुरू किया। द आर्गूमेंट वॉज सिंप्लीफाइड ड्रेस, शॉर्टन स्कर्ट्स, कि ड्रेस को सिंप्लीफाई किया जाए, स्कर्ट्स को शॉर्टन किया जाए, और अबंडन कॉर्सेट्स, और जो कॉर्सेट्स है उसको त्यागा जाए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ अटलांटिक के दोनों तरफ देर वॉज नाउ ए मूवमेंट फॉर रैशनल ड्रेस रिफॉर्म, जातीय जो ड्रेस सुधार था उसका मूवमेंट दोनों तरफ चल रहा था। द रिफॉर्मर डिड नॉट इमीडिएटली सक्सीड इन चेंजिंग सोशल वैल्यू, जो रिफॉर्मर थे वो सोशल वैल्यू को चेंज करने में इमीडिएटली सक्सेस नहीं हुए, यानी तुरंत उनको सफलता नहीं मिली। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में, हाउएवर, फिर भी चेंज वॉज क्लियरली इन द एयर, वातावरण के अंदर जो चेंज था वो दिखाई देने लगा। आइडल्स ऑफ ब्यूटी एंड स्टाइल ऑफ क्लॉथिंग वर बोथ ट्रांसफॉर्म्ड अंडर ए वेराइटी ऑफ प्रेशर्स, अनेक दबावों के बावजूद भी जो क्लॉथिंग थी, जो आइडल्स ऑफ ब्यूटी थी, वो ट्रांसफॉर्म हुए, यानी उनमें बदलाव आया। पीपल बिगेन एक्सेप्टिंग द आइडियाज़ ऑफ रिफॉर्मर्स, जो रिफॉर्मर के जो आइडियाज़ थे उनको लोगों ने शुरू किया। दे हैड अर्लियर रेडिकुलेड, क्योंकि उनको पुराने जो आइडियाज़ थे वो क्या लगते थे, रेडिकुलेड लगते थे। अब अपना ये चैप्टर आज यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में हम जो अपना न्यू टाइम्स है, न्यू मटेरियल्स है, वॉर टाइम के जो क्लॉथ्स हैं, और इंडिया के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्लॉथिंग का, उसका अध्ययन करेंगे। थैंक्स।